हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 6 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आज अपन डिस्कस करेंगे। देखो, एडिटोरियल पेज पे ये वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है, पॉलिटिक्स है। ये वाली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। आप देख लेना, देखना चाहो तो। बाकी ये तीनों आर्टिकल बिल्कुल काम के नहीं है। इस वाले आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा क्रक्स दे देता हूँ कि अभी जो फार्म लॉज आए हैं उनसे रिलेटेड अपन ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक दो पॉइंट अच्छे से निकल के आ रहे हैं कि किस तरीके से आज एग्रीकल्चर जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस टाइम पे अपन इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर नए लॉज लेकर के आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। रीज़न बीइंग क्योंकि ये रिफॉर्म्स जो है ना वो लॉन्ग अवेटेड थे, बहुत समय से इनका वेट किया जा रहा था, तो इनका आना तो था रिफॉर्म। बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो देखो, और जो इश्यूज थे वो तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर नया पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि स्टेट्स क्या ऑलरेडी देखो पेंडेमिक का सामना कर रहे हैं। स्टेट जो है, हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको सीधा डील करती है स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। तो उनके पास फंड्स तो वैसे ही कम है। दूसरा, आप देखोगे तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात की जाए, कोई भी अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम भी तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ही होता है ना। तो उस चक्कर में क्या आता है, स्टेट्स के ऊपर डबल प्रेशर बनने का एक लोड, वो एक चांस बन रहा है। तो इस वजह से स्टेट्स की तरफ से एक तो ये ऑब्जेक्शन की वजह है कि पेंडेमिक के टाइम पे ही ये रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। दूसरा, जो एफएमसी स्टैब्लिश किए गए थे 10,000 के लगभग, ठीक है, 1990s के बाद में डिमांड हो रही थी कि भाई आपने रिफॉर्म्स ला दिए, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में तो ला दिए, बट एग्रीकल्चर जो कोर इंडस्ट्री है इंडिया की, वहाँ पर आप अगर कोर सेक्टर है इंडिया का, वहाँ पर अगर आप रिफॉर्म्स नहीं लेकर के आओगे तो इंडिया कैसे रिफॉर्म्ड कह सकते हो इंडिया को। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 2016 के टाइम पे फिर 10,000 के लगभग, 2016 से 2018 के बीच में 10,000 के लगभग एफएमसी स्टैब्लिश की गई, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि आप अभी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो लेकर के आ रहे हैं उनके लिए काम तो किया जा रहा है और उनकी ज़रूरत भी थी, बट यहाँ पर एक इनोवेटिव और एक डिफरेंट आइडिया दे रहे हैं कि नीति आयोग को यहाँ पर अपना रोल इम्पोर्टेंटली प्ले करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। क्योंकि नीति आयोग में रमेश चंद जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी एमएसपी से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं, तो नीति आयोग को एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान फाइनल आउट करना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो किसान हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडर्स हैं, उनके साथ में आप आराम से डिबेट करो, उनको सुनो, फिर उसके बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेट करो। और ये बात तो अपने को पता ही है, जो इससे कि अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आज बात कर रहे हैं कि एपीएमसी मंडीज़ को बाईपास करके अब ट्रेडर्स के पास में बेच सकते हैं अपना प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फार्मर्स जो हैं। देखो, एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एपीएमसी जो मंडीज़ है ना, वहाँ पर तो ग्रेन की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, सीरियल्स जो होते हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गए, इनकी। पर जो दूसरे प्रोड्यूस है ना, जैसे कि दालें हो गई या ऑयल सीड्स हो गए, वो तो उनको सीधा वैसे ही ट्रेडर से डील करना पड़ता है, ठीक है। तो एक लीगल बैकिंग अगर उसको मिल जाती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेडर से तो डील करना पड़ता है केवल चावल और गेहूं को ही तो छोड़ के। और ये जो आड़तियों वाला या इंटरमीडिएरीज वाला जो इशू है, ये केवल वेस्टर्न इंडिया में ही देखा जाता है, ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया नहीं। ऑल ओवर इंडिया में तो ओपन काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नया पॉइंट था वो दो थे, एक तो पेंडेमिक वाला, और दूसरा स्टेट को इम्प्लीमेंट करने में क्या इशू आया, और दूसरा नीति आयोग को प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आना चाहिए। प्लान फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स को सुन के और फिर काम किया जाए, ठीक है। फिर ये वाला आर्टिकल है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको अपन थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जो फीमेल्स हैं या फिर जो औरतें हैं, उनको साइंटिस्ट बनने से या साइंटिफिक रिसर्च में आने से क्या क्या तो हर्डल्स हैं, और किस किस तरीके से इनको और प्रमोट किया जा सकता है, जिससे कि आप जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की है, जिसके बारे में एक छोटा आर्टिकल अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें ये था कि अब जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, साइंस इंस्टीट्यूशंस, उनकी रैंकिंग में ये भी देखा जाएगा कि कितनी वुमेन वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, कितनी वुमेन एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल अपन देखेंगे। तो ये इस पेज पर से एक आर्टिकल हो गया जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे अपन देखेंगे दो आर्टिकल्स को डिटेल में। ये वाला क्वाड से रिलेटेड है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। अगर आपने अभी तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को
अपन समझेंगे इसको कि बिफोर इंडिपेंडेंस टिल नाउ, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस टू टिल नाउ, अभी तक का पूरा डिटेल देखेंगे इसमें कि क्या एटीट्यूड इंडिया का रहा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, और क्वेड क्या है वो अपन जानते ही हैं, फिर भी एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा छोटा सा, ठीक है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है कि किस तरीके से एनपीएस को टैकल किया जा सकता है, और इसमें जो बैड बैंक होते हैं ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो कैसे काम कर सकती है वो अपन जानने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं, आप एक बार देख सकते हो, नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस तरीके से वो एंटी मुस्लिम पर्सनैलिटी नहीं है, राइट, देख लेना आप। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल्स है, वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये लिखा हुआ है बीना पिल्लई के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी एक पॉलिसी ड्रॉ की है, उसमें ये बताया गया है कि कितनी वुमेन हैं जो कि एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी बेसिस पे उसको रैंकिंग दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जहाँ पर हम वुमेन को उनकी एम्पावरमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं, एक इक्वालिटी का सेंस देना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, और वो भी आज जब 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ होनी ही चाहिए। ये जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के कंसिस्टेंट एफर्ट किस तरीके से हो रहे हैं कि जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस आज अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग में भी अपनी रैंक रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आज अगर देखें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। आप देखोगे पीएचडी कर रही हों या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रही हों, या यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट की बात करें तो 2001 से लेकर अब तक लगातार आप देख सकते हो कि ज़्यादा कुछ इंक्रीमेंट नहीं देखा गया है। ये रिपोर्ट बताई जा रही है नेशनल टास्क फोर्स ऑन वुमेन इन साइंस के द्वारा कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन, ये डेटा जो है ना इतना माइन्यूट डेटा, इतना काम का नहीं होता, बस इतना सा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जैसे जैसे ग्रेजुएशन में हायर लेवल पे पहुंचती जाती है वैसे वैसे डिक्रीज होता चला जाता है। इससे रिलेटेड डेटा एक अपन ऑलरेडी प्रीवियस आर्टिकल में देख चुके हैं कि किस तरीके से कि 8th क्लास तक गर्ल्स का एनरोलमेंट ज़्यादा होता है, फिर 10th आते कम हो जाता है, 12th में और भी कम, और ग्रेजुएशन आते आते तो 20% के अंदर अंदर रह जाता है, 15 के लगभग ऐसा कुछ परसेंट था, तो आपने लिखा होगा वो डेफिनेटली, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल टास्क फोर्स फॉर वुमेन इन साइंस के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से देखिए तो साइंटिफिक कम्युनिटी में वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। अगर अपन आगे चलें तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पीरियड के टाइम पे जो साइंटिफिक करियर चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई लेक्चरर है या फिर कहीं पे रिसर्च भी करना चाहता है और लैब टेक्नीशियन भी है, किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड भी और रिसर्च भी करना चाहता है साइंस में, तो उनको तो और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि एक तो देखो फैमिली रहती है उनके पीछे, दूसरा उनका प्रोफेशन रहता है, तो उनको बैलेंस करके फिर साइंस में रिसर्च करना वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही हर्डलसम एक टास्क बन के रह जाती है उन सब के लिए। इवन जो एकेडमीज़ हैं, हायर लेवल साइंटिफिक एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर भी जो इलेक्टेड वुमेन की बात देखोगे हायर रैंक पे, तो परसेंटेज केवल 5% है, 95% तो मेल ही है। तो हमें यहाँ पर एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस बनाने की ज़रूरत है इन इंस्टीट्यूशंस में, जिससे कि वुमेन इन साइंस इस रेशो को हम और इंक्रीज कर सकें। अगर अपन देखें तो साइंस जो है हमेशा से कहीं ना कहीं एक आगे ग्रेजुएशन लेवल के बाद में इसका लेवल और इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर अगर प्रोफेशनली और डोमेस्टिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को ज़्यादा देखनी पड़ती है तो उनके पास में इतनी अपॉर्चुनिटी या इतना स्पेस नहीं बनता कि वो वहाँ पर जाकर अपने आप को, अपना करियर एक्सप्लोर कर सके। जो ये 2 मेन रीज़न है ना, कौन से, प्रोफेशनल और डोमेस्टिक, अगर इनको टैकल कर लिया जाए तो यंग रिसर्चर्स को एक मौका मिल जाता है कि हाँ वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। जैसे कि कॉन्फ्रेंसेज होती रहती हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर उनको पता पड़ता है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, और फिर उसके बेसिस पे आगे रिसर्च करते हैं। बट ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो केवल और केवल एक चीज़ पे दिमाग लगाना शुरू करते हैं, पेपर पब्लिशिंग कर दो बस। ऐसे नहीं कि ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से रिसर्च की जाए जो वाकई में टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, एडवांसमेंट हो उसमें, और साथ में एक चीज़ हो कि उसका कोई प्रोटोटाइप जिसको बोलते हैं ना अपन, कि हाँ एक सैंपल तो बने एटलीस्ट, जो कि आने वाले टाइम पे यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ में हो या फिर उस इंस्टीट्यूशन के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ रहा है
कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको टैकल करने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या रहती है कि घरों पे रहते हैं तो चाइल्ड बियरिंग, मतलब एक तरीके से जो लोग रहते हैं घर पे, बूढ़े माँ बाप रहते हैं, एजिंग पेरेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखो, और यंग चिल्ड्रन है उनका भी ध्यान रखो, तो इसका भी बर्डन वुमेन पे ही आ जाता है। तो यहाँ पर राइटर कुछ इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव काम के लिए बोल रहे हैं कि ये अगर रिफॉर्म्स आ जाते हैं तो हम एक कंटेम्प्रेरी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन वुमेन का पार्टिसिपेशन और अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो है क्रैश फैसिलिटी, कि ये जो क्रैचेज होते हैं ना, क्रैश नहीं, क्रैच फैसिलिटीज़, ये मैंडेटरी कर देनी चाहिए कि जो भी इंस्टीट्यूशन ये फैसिलिटीज़ मैंडेटरी करेगा तो उनकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। अभी जो डीएसटी का फॉर्मुलेशन पॉलिसी है, तो इससे क्या होगा, वुमेन जो कि चाइल्ड बियरिंग है, छोटा बच्चा है उनका, तो वो अपने यहाँ पर लेके आ जाएंगी और वहाँ पर अपना काम भी कर लेंगी इंस्टीट्यूशन में, और अपने बच्चे को टाइम टू टाइम संभालती भी रहेंगी। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। फिर इसके अलावा अगर देखें तो और भी हमें अफोर्डेबल और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। होता क्या है कि अगर आप क्रैच फैसिलिटी दे रहे हो, पर अगर वो ज़्यादा पैसा मांग लोगे वहाँ पर कि भाई बहुत महंगा पड़ता है, यहाँ पर स्टाफ नहीं है, या फिर ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने के लिए देना पड़ता है, तो एक तो अफोर्डेबल होना चाहिए, एक सस्टेनेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आपने 1-2 साल जो शुरुआत में रैंकिंग आना शुरू हुई, जब आपको केवल इमेज बनानी थी आपकी, तब तक तो आपने बना लिया ये इंस्टीट्यूशन में एक क्रैच फैसिलिटी, और फिर उसके बाद में उसको बंद कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अफोर्डेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, और जितने भी एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं आपके यहाँ पे, उनको आप ये प्रोवाइड करो फैसिलिटी को। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी इससे, आप क्रैचेज़ में जो आप एम्प्लॉयज़ रखो वो भी वुमेन ही रखो ना, जिससे कि उनको भी एक फैसिलिटी मिले और एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सको। ठीक है। साथ में दूसरा जो चैलेंज आता है, एक तो हो गया क्रैच फैसिलिटी आप प्रोवाइड करो, दूसरा चैलेंज जो होता है वो सेफ ट्रैवल का आता है। होता क्या है कि बड़ी सिटीज़ में तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है, बट जब सब अर्बन्स की बात करें या छोटे टाउन्स की बात करें, तो उन रीजन्स में अपने एक ट्रैवल की जो फैसिलिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो क्या किया जा सकता है कि आप कैंपसेस में ही उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दो, कि कैंपसेस में ही उनके लिए हाउस कर दो। और जो अभी तक प्रायोरिटीज़ अपन ने डिसाइड कर रखी है ना कि ऑन कैंपस हाउसिंग किसको मिलेगी, कि हाँ सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम, सीनियरिटी की बजाय उसको थोड़ा सा लिबरल करके और यूथ को भी दो, क्योंकि यूथ ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि होता क्या है, शुरुआती जब लाइफ होती है ना वुमेन की, तो उनको बच्चे भी पैदा करने होते हैं और बूढ़े माँ बाप को भी संभालना होता है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ज़्यादा आप कॉमन प्रैक्टिस देख सकते हो कि अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ सबसे पहले करेगी औरतें, क्योंकि हमारे पैट्रियार्की भी है, सबसे बड़ा इशू ये भी है। तो इस पॉइंट को अगर अपन यहाँ पे देखें कि जो वुमेन है उनको यंग एज में ही अगर फैसिलिटी दे दी जाएगी, तो वो क्या करेंगे, कैंपस में ही अपने आप को ले जाएंगी, वहाँ पर अपने बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाएंगी। ट्रैवल का इशू भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कहीं ना कहीं हमारे अभी भी एबिसमल है, बहुत ही वीक है। तो उस चीज़ को भी ओवरकम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर बात आ जाती है तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस को अप्रोच किया जाए। होता क्या है, अभी तो क्या होता है कि कॉन्फ्रेंसेस हुई, केवल वही चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, उन्हीं को रिपीट करते रहता है, वही पेपर वर्क केवल, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर राइटर एक इनोवेटिव आइडिया दे रहे हैं कि भाई आप इंडस्ट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, कि फंडिंग जो है कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो इंडस्ट्रीज से कलेक्ट हो, और उन इंडस्ट्रीज़ के नाम पर आप स्पेशल सेशंस भी रख लो। कैसे, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल का काम करती है, ठीक है, और अच्छा नाम है, और वो पैसा दिया उन्होंने कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कराने के लिए, तो आप रेगुलर बेसिस पे जो आपका साइंटिफिक टास्क है या फिर जो एजेंडा है उसके बेसिस पे आप अपनी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट कर दो, बट उसके बाद में एक स्पेशल सेशन ऐसा रखो जिसमें टेक्सटाइल पे बेस्ड कैसे वो इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हेल्प कर सकता है, वो चीज़ इंश्योर की जा सकती है। तो इंडस्ट्री से फंड अगर आएगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो आप एक तरीके से हैंड इन हैंड, कि आप पहले तो इंडस्ट्री के बेसिस पे उनकी हेल्प कर दो, हेल्प ले लो, और फिर उनको हेल्प कर दो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि एल्यूमिनाइज का जो नेटवर्क है ना, जो पास आउट स्टूडेंट्स हो जाते हैं, उनका नेटवर्क अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि जो पेरेंट्स हैं उनमें चाहे मदर हो या फिर फादर हो, ईदर पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को आप एक तरीके से जितनी फैसिलिटी जैसे वुमेन को देते हो ना, कि
अगर बच्चा पैदा होता है तो इतनी मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। तो आप दोनों को इक्वल कर दो। अब इससे क्या हो जाता है, अगर दोनों पेरेंट्स को इक्वल हेल्प मिलेगी, इक्वल अगर उनके लिए पॉसिबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो वो क्या करेंगे, ना तो वुमेन का पूरा एक तरीके से करियर कोलैप्स होगा, ना मैन केवल सुपीरियर हो पाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो इक्वालिटी प्रमोट हो जाएगी और दूसरी चाइल्ड केयरिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो दोनों पेरेंट्स को आप कंसेशन दो ट्रैवल का और भी जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो। इससे क्या होगा, वुमेन के ऊपर लोड कम हो जाएगा। इसी तरीके से हम वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट और भी तरीके से बना सकते हैं। अब होता क्या है कि अभी जो सिस्टम है पूरा स्ट्रक्चरली चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज अपने को देखने के मिले, जैसे कि अपन सेफ्टी इंश्योर करने की बात कर रहे हैं, और अगर ऑफिशियल्स आवर्स के अंदर किस तरीके से वुमेन को काम करना चाहिए, या फिर वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेंगे, या लैब्स को अगर वुमेन एक्सेस करेंगी तो किस तरीके से करेंगी, ये सारी की सारी इश्यूज कहीं ना कहीं नए तरीके से नए सिरे से निकल के आएंगे। बट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर इंस्टीट्यूशंस को हम वाकई में चाहते हैं कि एक एनकरेज्ड वे के अंदर काम करे, तो हमें ग्रुप्स को सेपरेट ना करके एक मिक्स्ड और मिंगलिंग फॉर्म में काम करना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ पर वुमेन और मैन दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे, तो देख लो सोसाइटी में जितने गैप्स हैं ना मैन एंड वुमेन में, वो भी अपने आप रिड्यूस होते चले जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आज आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, इतने आर्टिकल्स देखते हो, उन आर्टिकल्स का आपके खुद के एटीट्यूड पर डेफिनेटली इफेक्ट आता है कि आप एक ऑपोजिट जेंडर क्या, मतलब एकदम ऑटोमेटिक एटीट्यूड आपका डिफरेंट हो जाता है। कि आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि जब हमने प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी, डिफरेंट आर्टिकल्स नहीं पढ़े थे, उसके पहले हम क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, आप खुद एक्सपीरियंस करते हो। क्योंकि जब दुनिया के बारे में अपन समझते हैं ना, तो चीज़ें वाकई में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि किस तरीके से ये चीज़ की जा सकती है। तो देखो, नंबर 1, कपल हायरिंग पे ध्यान दिया जा सकता है। तो दोनों के दोनों कपल्स अगर एक साथ हायर हो जाएंगे ना, तो क्या होगा कि वहाँ पर उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी है। बट ये चीज़ क्या है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के लिए टू बॉडी प्रॉब्लम का निकल के आती है। कैसे कि दोनों के दोनों, जब यूँ होता है ना कि देखो सेम प्रोफेशन के दो पर्सनैलिटी, दो इंडिविजुअल्स अफेक्शन में आते हैं, फिर उसके बाद में वो अगर अपनी फैमिली स्टैब्लिश करते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर राइटर खुद बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। बोले कि वो फिर बाद में एक की क्वालिटी अच्छी होती है और दूसरा अगर क्वालिटी थोड़ी भी वीक रहती है ना, तो दूसरे को फिर वो इंस्टीट्यूशन पे भार बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। कहने का मतलब एक तो क्वालिटी अच्छी है तो वो तो क्वालिटी परफॉर्म करके दे देगा कि हाँ चलो ठीक है कि ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट दूसरा जो पार्टनर है वो भी उसी इंस्टीट्यूशन में है, तो वो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर कपल एंट्री के बेसिस पे उनको दिया हुआ है, कपल की बेसिस पे उनको जॉब मिली हुई है, तो वो फिर इंस्टीट्यूशन के लिए बर्डन बन जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन। तो लास्ट में राइटर जो इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं वो यही कि एक तो ये जो सीनियर एकेडमिक्स है ना, इनकी मोबिलिटी हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, जब इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर एक्सपर्ट्स एक दूसरे इंस्टीट्यूट के एक दूसरे में जाते रहेंगे, तो वहाँ पे एक चैनल क्रिएट होगा, आइडियाज़ का क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, और टेक्निकल एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज हैं वो भी एक तरीके से वेल मैनर्ड वे में यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वुमेन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो अपना करियर में अगर स्विच करना चाहती हैं लेटर 50s के टाइम पे। क्योंकि होता क्या है, शुरुआत में तो वुमेन का एक्सप्लोरेटरी मतलब एक तरीके से पीरियड चलता है जिसमें उनका शोषण ही होता है एक तरीके से, कि बच्चे भी पैदा कर दिए, फिर उसके बाद बूढ़े माँ बाप को भी संभाला और घर को भी संभाला। तो वो एक्सप्लोइटेशन पीरियड जो होता है ना, एक्सप्लोरेटरी पीरियड, उस इनिशियल एक्सप्लोरेटरी पीरियड के बाद में फिर अपॉर्चुनिटी होती है उसके बाद में। तो वो जो चीज़ है ना, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना खुद को, ठीक है, तो इनिशियली तो वो खुद ना कहीं स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास में बहुत ज़्यादा रहती है। अब अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन में स्पेस उनके पास बचेगा तो वो स्विच कर पाएंगी। तो कहने का मतलब कि एक इंस्टीट्यूशन में स्टेगनेंट मतलब फंसे ना रह करके उनके पास में एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के बेसिस पे वो कहीं पर भी स्विच कर सकती हैं, उनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटर इंस्टीट्यूशनल जो मोबिलिटी है ना, वो हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो वो भी कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी वुमेन की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट
और प्राइवेट सेंटर, इन सबको साथ मिल करके आगे आना चाहिए और इंडस्ट्री को भी इनमें कोलैबोरेशन में लेकर के आना चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि अल्टीमेटली फ़ायदा तो कम्युनिटी को तभी होगा जब इंडस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी। आपने बार बार सुना होगा कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन और दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री देखोगे तो उनकी डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप देखा जा रहा है। तो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन अगर अच्छा हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम करोगे, तो इंडस्ट्री में जो भी आप प्रोटोटाइप बना रहे हो, कोई मॉडल बनाया तो या कोई रिसर्च की जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर पा रहे हो, तो उसका फ़ायदा फिर कम्युनिटी लेवल पे पहुंच पाएगा। तो पॉइंट लास्ट में यही आता है कि अगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिविटी, इक्विटी और डाइवर्सिटी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में आए, तो बहुत सारी कमिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को साथ आने की ज़रूरत है, प्लान इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो अभी तक अपन ने बात की। यहाँ पर डेटा कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जितना फंड आप वुमेन के नाम पर लेकर के आ रहे हो, वो कितना फंड आप वाकई में वुमेन के लिए खर्च कर भी रहे हो कि नहीं। तो डेटा एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और साथ में ये भी चेक करता रहना चाहिए कि भाई वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है भी कि नहीं, जो आपने पॉलिसी फॉर्मुलेट की थी। देखो चीज़ें वहीं आके अटकती हैं कि भाई पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई, बट ग्राउंड लेवल पे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक टाइम है कि हम सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हैं और प्रीवियस जो गलतियां रही हैं या जो गैप रहा है जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं वुमेन पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन, वुमेन पार्टिसिपेशन इन साइंटिफिक एरियाज़, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स, इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल्स हैं, उनको आगे आना चाहिए और ये काम करना चाहिए। तो यहाँ से अपन वुमेन का पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट आपने एक्सट्रैक्ट किए कि किस तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। डीएसटी ने अभी क्या कर दिया, इसका फाइनलाइज कर दिया कि भाई अभी हम रैंकिंग जो देंगे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का, उनमें ये देखेंगे कि वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है। तीसरा ये देखा गया अपन ने कि क्या क्या फैसिलिटीज़ दे जिससे कि वुमेन अट्रैक्ट हो, जिसमें क्रैच फैसिलिटी थी, ट्रैवल फैसिलिटी, ट्रैवल का हर्डल था उसको रिड्यूस करने की प्रॉब्लम करने की बात की थी। तीसरा कॉन्फ्रेंसेस किस तरीके से कंडक्ट कराई जाए। चौथी अपन ने देखी कि दोनों पेरेंट्स को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके दो, उस तरीके से हो सकता है उनको ट्रैवल फैसिलिटी दोनों को दो जिस वजह से कि लोड डिवाइड हो सके। फिर बात अपन ने की कि जो कपल एंट्री की बात है उसको कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर पाँचवीं बात अपन ने की कि इंटर इंस्टीट्यूशनल जो एकेडमिक्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका एक तरीके से एक होता ना कि हाँ आइडिया एक्सचेंज होना चाहिए, उनके बीच में मोबिलिटी उनकी इंक्रीज होनी चाहिए। और फिर बात अपन ने की कि प्राइवेट, गवर्नमेंट और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अब फॉरेन फंडिंग ज़्यादा आती है, तो रेगुलेशन अगर अपन केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का ही कर देंगे ना, तो वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को हम दबा देंगे। होता क्या है कि जब हम वेलफेयर या इक्विटी, इक्वेलिटी ऐसी चीज़ें जब लेकर के आते हैं ना, तब क्या होता है कहीं ना कहीं क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि रिजर्वेशन का पॉइंट कई बार उठाया जाता है कि जब रिजर्वेशन का अल्टीमेट टारगेट क्या है, देखो इक्वालिटी और इक्विटी समाज में लेकर के आना, पर उसकी वजह से जो क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए, क्वालिटी परफॉर्मेंस आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। तो उस केस को हमें ध्यान में रखते हुए केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो फॉरेन फंडेड इंस्टीट्यूशन को भी इक्वली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तब जा करके एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे। नहीं तो क्या होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फिसड्डी रह जाएंगे, प्राइवेट और फॉरेन फंडेड आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर बाद में रिफॉर्म्स की बात ही नहीं करेंगे, वो तो केवल आगे से आगे रिसर्च करेंगे और आगे से आगे बढ़ेंगे। बट एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी इविल्स हैं, उनको हटाना। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल खत्म होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया क्वेड एंड वैल्यू कोलेशन। राइटर हैं इसके सी राजा मोहन। ये इंटरनेशनल रिलेशन में अभी कह सकते हैं कि इंडिया का जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में जो एटीट्यूड है उसको कहीं ना कहीं इनका जो ब्रेन है वो ही डायरेक्ट कर रहा है। मतलब इनके साथ में जो पूरा ग्रुप डिस्कशन होता है, इनकी पॉलिसीज़ को अटेंशन मिल रहा है इंडिया में बहुत ज़्यादा। और ये सिंगापुर में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर एसोसिएटेड हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, राइट। तो इनके आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिस पे बहुत आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, प्रीलिम्स 2020 में इंटरनेशनल रिलेशन पे भी क्वेश्चन आया, ध्यान रखना। इंटरनेशनल रिलेशन कोई मेंस के लिए ही नहीं होता है, इसमें भी है, ध्यान रखना आप। ओके, देख लेते हैं आप क्या आर्टिकल। देखो, इंडिया का जब कभी भी इंटरनेशनल एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज़्यादा इतना अटेंशन नहीं मिलता। बस मिलता है तो कब,
जब कोई बड़ी पावर के साथ में इंडिया कहीं अलायंस करने की कोशिश करे, कोई कोalition करने की कोशिश करे, जैसे कि अभी क्वेड की बात करें, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग अपन ऑलरेडी कल एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ें मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा क्विकली कि अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, वो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ रहा है कि पहली बार इस तरीके से देखने वाली बात है कि ये जो करंट जो सिनेरियो बन रहा है ना क्वेड के लिए, ये क्या है, ये क्या वाकई में एक डेटरेंस क्रिएट करना है कि कोई दूसरा कंट्री है वो अटैक ना करे इससे रोकने के लिए, या फिर किसी कंट्री को डिफीट, किसी को हराने के लिए है। तो इसमें यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं राइटर, जिनके आंसर देते देते अपने पास में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि इंडिया का अभी तक फॉरेन रिलेशन में क्या एटीट्यूड रहा है। अभी तक अगर अपन देखें तो पोस्ट वॉर इरा की बात करें तो ये जो एवोल्यूशन है ना अभी क्वेड का, ये एशियन इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। क्यों? अगर अपन जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ में अगर अलायंस क्रिएट करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ये चारों अगर अलायंस क्रिएट करते हैं, ये क्वेड जो है अभी तक थियोरेटिकली बातें हो रही है, अगर ये रियल में स्टैब्लिश हो जाता है तो उस केस में इनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशन भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि अभी चाइना धमकी क्या दे रहा है बार बार कि भाई मैं हमसे ट्रेड बहुत ज़्यादा करता हूँ, ट्रेड मेरा रोक लूँगा तो आप घाटे में चले जाओगे। तो वो जो पॉइंट है ना, एक तो वो, दूसरा चाइना जो है चारों तरफ अपना एग्रेशन दिखा रहा है, तो उसकी वजह से भी ये कोalition अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि इंडिया क्या अपनी एक जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का जो यूज़ कर रहा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो लीड कर रहा था इंडिया, क्या उससे हट रहा है जो हमेशा से इंडिया ने माना है। अगर अपन बात करें यूएसए जो है वो चाइना को क्या वाकई में थ्रेट की तरह कंसिडर करके उसको कंटेन करने की बात कर रहा है, तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि ये इंटरेस्ट किसका है, कौन से कंट्री का इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने क्लियरली ये कह रखा है कि इंडिया ऐसा कोई अलायंस ज्वाइन नहीं करेगा जहाँ पर इंडिया अपनी अलायंस के बेसिस पे कहीं मिलिट्री कैंपेन करने की बात करे। बट यहाँ पर अगर अपन देखें तो इंडिया का एक कन्फ्यूज़न निकल के आ रहा है कि क्वेड की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और पीछे से आप कहते हो कि हम यहाँ पर पार्टिसिपेशन भी नहीं करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर राइटर इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए 4 सवाल पिक करते हैं। पहला, ये जो अलायंस है इसका नेचर क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस यहाँ पर एक तो चीज़ हो जाती है कि यूएसए का इंटरेस्ट है या इंडिया का इंटरेस्ट है, ये वाला फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है इसमें। तो पहले क्वेश्चन को अगर एड्रेस करें तो ये अलायंस जो है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर आप किसी एडवर्सरी को डिफीट करने की बात कर रहे हो या फिर डेटरेंस क्रिएट कर। डेटरेंस का मतलब होता है कि आप पे कोई अटैक ना करे, इसके लिए आप पहले से रेडी रहो, क्या ऐसा है? दूसरी तरफ अगर अपन देखें तो इंटरनेशनल सिनेरियो में जितने भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं वो बायलैटरल हो सकते हैं, मल्टीलैटरल हो सकते हैं, फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो नियर टर्म के लिए भी वो स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो अलायंसेज है ना ये वेरी करते हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन। तो क्या अभी ये जो अलायंस है ये चेंजिंग नेचर या फिर एक्सटर्नल थ्रेट जो है, जैसे कि आज चाइना के अगेंस्ट में, जैसे चाइना जो है वो यूएसए के अगेंस्ट में भी है और इंडिया के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट में है, तो चाइना को कंटेन करने के लिए ये साथ में आ रहे हैं या कुछ और इंटरेस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे और क्या वाकई में करंट सिनेरियो है, क्या चैलेंज है, उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीलेटरल या फिर जो भी अलायंस क्रिएट किए जाते हैं। अलायंस जो है ना इंडिया के लिए देखो हमेशा से एक स्ट्रेटेजी बन के रहे हैं। चाहे महाभारत के टाइम पे देखो जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, चाहे पंचतंत्र में अपन पढ़ते हैं या फिर अर्थशास्त्र में किस तरीके से कौटिल्य ने अपने पूरा दिमाग लगा करके चंद्रगुप्त मौर्य को बिठाया और किस तरीके से धननंद को उखाड़ के फेंका, और उधर से एग्रेशन जो आ रहा था आपने देखा होगा। चाणक्य जरूर देखना, नहीं देखा हो तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चाणक्य जो पुराने वाला, नया नहीं, ये जो अभी सीरियल नहीं, जो 90s में आता था, बहुत अच्छा सीरियल है वो, आप ज़रूर देखना। तो किस तरीके से अलायंस क्रिएट किया था सारे जो स्टेट्स थे उनको मिला करके, और अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था उसको कैसे कंटेन करने की बात की थी। तो अलायंस तो हमारे लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा था।
आज वो बात ठीक है कि इंडिया ने अभी जो हमारी जो कंटेम्प्रेरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, हमारे यहाँ पर तो अलायंस बनते टूटते रहते हैं, कभी महागठबंधन बन रहा है, कभी कास्ट के नाम पे, कभी कम्युनिटी के नाम पे, बस कन्फ्यूजन रहा है ना, या फिर डाउट रहा है ना कि कहीं अलायंस बनाना है तो इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसकी भी वजह क्या है, कहीं ना कहीं हम जो प्रीवियसली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, जो अंग्रेज़ों के साथ में एसोसिएटेड रहे, अंग्रेज़ों को शुरुआत में एंट्री दी, फिर उसके बाद में उन्होंने हमें गुलाम ही बना लिया, तो वो चीज़ें थी। तो कहने का मतलब इंटरनली तो अलायंस बनते हैं टूटते हैं, बट एक्सटर्नली जब बात करें फॉरेन पॉलिसी में तो अलायंस हमारे लिए एक टैबू है, ये मान के चलते हैं कि नहीं भाई ये तो बेकार चीज़ है, इसको तो हमें करना ही नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है ना इंडिया के अलायंस की, वो हम देख सकते हैं जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। होता क्या है कि वेस्टर्न पावर्स जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, इन्होंने रशिया के साथ अलायंस करके फिर बाद में जर्मनी को हराने की बात की, और जर्मनी को इन्होंने हरा भी दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो दूसरी तरफ ये सारे कंट्रीज़ मिलकर के सोवियत यूनियन के अगेंस्ट हो गए। जैसे आप कोल्ड वॉर में देखते हो, एक तरफ तो डेमोक्रेसीज थी, एक तरफ यूएसएसआर के कम्युनिस्ट हो गए, तो इस तरीके से यहाँ आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यहाँ पर इंडिया ने सोचा कि अगर आज मैं इनके साथ अलायंस करूँगा तो जिस तरीके से सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में ये सारे खड़े हो सकते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे हमारे ऊपर भी प्रेशर बनाए। तो इंडिया ने अपनी जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस में ये चीज़ अडॉप्ट ही कर ली कि भाई हम जो बोलेंगे वो चीज़ हम करेंगे नहीं। कहने का मतलब ये कि इंडिया ने बोला तो ये कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हम जाएंगे, हम किसी की तरफ नहीं जाने वाले, पहली चीज़। दूसरा, हमारे जो रिलेशंस थे ना, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ में तो हमने देखो ट्रीटी साइन की थी, जबकि हम बोल रहे थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसका मतलब तो ये है कि आप किसी के साथ ट्रीटी साइन ही नहीं करोगे, राइट। तो वो एक कन्फ्यूजन वाली बात निकल के आती है, और इंडिया ने ये चीज़ फाइनल की, मतलब कम से कम अपनी स्टेटमेंट्स में तो ये था कि भाई हम किसी के साथ में नहीं जाने वाले। फिर इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया क्या जालसाजी करता है इन अलायंसेस को क्रिएट करने में। क्योंकि होता क्या है, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात कर दी, पर डिफरेंट काइंड ऑफ अलायंस क्रिएट किए। कैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से अगर अभी तक का अपन एक्सपीरियंस देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे ना, उन्होंने जर्मनी की इंपीरियल पावर के साथ में अपना एसोसिएशन किया और अपनी खुद की गवर्नमेंट इन एग्जाइल स्टैब्लिश करने की कोशिश की काबुल में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री में नाम आते रहते हैं ये, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ पे। दूसरा, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है तो सुभाष चंद्र बोस ने जापान की जो इंपीरियल फोर्सेस थी उनके साथ में कोalition क्रिएट किया और पोर्ट ब्लेयर और अंडमान आइलैंड में वहाँ पर अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। इसी तरीके से हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपनी खुद की ड्रॉ की कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, बट भूटान, नेपाल और सिक्किम के साथ में हमने ट्रीटीज साइन की। तो इस तरीके से आपने चाइनीज़ इन्वेजन को कंट्रोल करने के लिए, जब चाइना एग्रेसिव था 1949-50s के टाइम पे तिब्बत में, तब नेहरू ने ये सोचा कि हमें खुद को सेफ रहना है, तो इन तीनों के साथ में अगर अपन साइन कर लेंगे ट्रीटी तो अपन कहीं ना कहीं इनको बफर स्टेट की तरह काम में ले लेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक तरफ तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ अपन बफर स्टेट कर रहे हैं, अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि नेहरू जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने यूएसए के साथ में अलायंस करना मना कर दिया था कि हम एशिया में यूएसए को नहीं आने देंगे। और यूएसए को इस तरीके से आप कह सकते हो कि चाइनीज एग्रेशन जब हुआ था 1962 में, चाइना ने अटैक किया था, तो इस बात से नाराज होकर के यूएसए ने इंडिया की हेल्प भी नहीं की। बट इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प मांगता रहा, पर यूएस, यूके और सोवियत रशिया, इन्होंने एक तरीके से फिर भी इंडिया का साथ नहीं दिया जब चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया 1964 में। क्योंकि इंडिया ने 1974 में किया ना, चाइना ने 1964 में कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने हमारी पॉलिसीज़ बिल्कुल क्लियर ना रख के कन्फ्यूजन वाली रखने की वजह से चाइना ने 2 बार जब भी एग्रेशन दिखाया, एक तो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग हो गई और दूसरी कौन सी, पहली वाली तिब्बत में एग्रेशन दिखाया। तब हमने 1962 में जब हमारे से अटैक किया, हमारे पे अटैक किया चाइना ने, तब भी ना तो यूएसए आगे आया और ना यूएस, यूके, सोवियत रशिया ने चाइना के अगेंस्ट में कोई बात कही। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब किस तरीके से हमारा एक डिलेमा चलता ही आ रहा। फिर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है तो उन्होंने 1971 में यूएसएसआर के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली जाती है
और अल्टीमेटली पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए जाते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान फिर बाद में बांग्लादेश बन जाता है। फिर जैसे ही बांग्लादेश लिबरेट होता है तो बांग्लादेश के साथ में हमने 1972 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली। तो ऐसे मतलब हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की डोलड्रम में चल, अभी भी हम बोल क्या रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ही मेंबर हैं, बट हमने ट्रीटी साइन करनी शुरू कर दी। तो इस जगह पर जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब आती है ना, तब जाकर के नॉन अलाइनमेंट के मूवमेंट नेम पर है ना सवाल उठना शुरू हो गए थे कि इंडिया को अब नेम को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब इससे ही आगे फिर बाद में राइटर ये बोल रहे हैं कि अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से इंडिया ने जालसाजी की है, या फिर किस तरीके से एक स्पेशल फोकस दिया है कि हम किस टाइम पे किसके साथ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें, या फिर हम बोले तो ये हैं कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, हम तो नेम के मेंबर हैं, जबकि रिलेशनशिप फ्रेंडशिप ट्रीटी सबके साथ में कर रखी है अलग अलग तरीके से, और जिसके साथ करनी चाहिए जो कि वाकई में एक डिसाइसिव रिजल्ट दे सकता था, उसको हमने अवॉइड किया, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। फिर बात आती है तीसरे क्वेश्चन की कि ये अलायंस जो है वो इंडिया ने ऑफर किया है या फिर यूएसए ने ऑफर किया है। ठीक है, तो सवाल तो ये है कि यूएसए ने ऑफर किया है क्या कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए। तो यूएसए के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं स्टीफन बैगन, तो उन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें तो यूं ही लगता है, पर केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट या किसी एक कंट्री के चाहने से कभी भी कोई अलायंस क्रिएट नहीं होता। अलायंस में तो सबकी कंसेंट होती है। अब होता क्या है कि अभी करंट सिनेरियो अगर यूएसए का देखे थोड़ा सा, तो डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से बाहर जा रहे हैं, वो नई अलायंस बनाना तो बहुत मुश्किल है। अब जो बाइडेन जो उनके अगेंस्ट में जो डेमोक्रेटिक राइवल हैं, वो तो अपनी यूएस अलायंस को ये कहते हैं स्ट्रेंथन करेंगे, नई बनाने की बात नहीं कर रहे। तो पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि यूएसए जो है वो अपनी इच्छा से इंडिया के साथ में अलायंस क्रिएट करे, ऐसा हो नहीं सकता। केवल एक पॉलिटिकल विल हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब तक दूसरी पार्टी कन्विंस ना हो कि हाँ भाई हमें भी साथ में देखना है इस चाइनीज एग्रेशन को, तो एक बात बनती है। पाकिस्तान ने 1954 के टाइम पे यूएसए के साथ में एक सिक्योरिटी ट्रीटी एग्रीमेंट साइन किया, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। काम क्या था उस टाइम पे कि यूएसएसआर का इन्वेजन अफगानिस्तान तक हो गया था, तो कम्युनिस्ट को उखाड़ के फेंकना था। तो उस चक्कर से यूएसए ने पाकिस्तान के साथ में अपने खुद के एग्रीमेंट किए। बट होता क्या है, 1971 में इंडिया के साथ में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान का, ठीक है, जब इंडिपेंडेंट अपन लिबरल करवाते हैं बांग्लादेश को, तो उस टाइम पर यूएसए जो है वो पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए नहीं आ पाता, क्योंकि वहां पर हमने क्या फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी यूएसएसआर के साथ में। तो इस वजह से यूएसए के ऊपर प्रेशर था, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा था कि अगर पाकिस्तान की हेल्प करने यूएसए पहुंच जाएगा तो इंडिया की हेल्प करने ओपनली यूएसएसआर पहुंच जाएगा। तो इस वजह से क्या हो गया कि आप देखो कि किस तरीके से यूएसए जो है वो अपनी खुद की पॉलिसीज किस तरीके से स्टैब्लिश करता रहता है। अब अगर अपन देखें, यूएसए की मिलिट्री तो भाई जापान में भी है, फिलीपींस में भी है, तो वहां पर तो चाइना ने लगातार एग्रेशन दिखाए हैं। फिलीपीन साउथ ईस्ट जो साउथ चाइना सी है, जापान की बात करो तो ईस्ट चाइना सी है, वहां पर चाइना लगातार अपनी एग्रेशन दिखाता रहता है। तो यूएसए जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट जो है वो आ ही नहीं पाया। मतलब यूएसए ने एग्रीमेंट किए हुए हैं, वहां पर अपनी मिलिट्री तैनात कर रखी है, उसके बावजूद अगर चाइनीज एग्रेशन को नहीं रोका यूएसए ने, तो किस तरीके से यूएसए की बात को हम यूनिलैटरली मान ले। तो पॉइंट यहाँ पे यही आता है, क्वेड जो है ना वो बिल्कुल क्लियर निकाल के आ रहा है कि ये कोई नॉट ऑफरिंग अ मिलिट्री अलायंस, यहाँ पर कोई मिलिट्री अलायंस की बात तो हो ही नहीं रही है। पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, जिनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सेम हो रहे हैं, वो एक कोएलिशन क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्वेड जो है एक इंटरेस्ट है कि एक इशू बेस्ड कोएलिशन है कि किस तरीके से जो करंट इश्यूज हैं उनको टैकल किया जा सकता है, जिनमें कि चाइना बिल्कुल सेंटर में आता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की अपन ने। फोर्थ क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे अलायंस क्रिएट की जाती है उनका नेचर क्या है, मतलब एग्रीमेंट का नेचर क्या है। होता क्या है कि एग्रीमेंट जो भी किए जा रहे हैं वो सिक्योरिटी कोऑपरेशन बेसिस हो सकते हैं, या फिर कोई भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हो सकते हैं कि अभी प्रेजेंट थ्रेट क्या है, जैसे चाइना सबके लिए बना हुआ है, तो इस बेसिस पे हो सकता है। अब आप मुझे एक बताओ, आने वाले टाइम पे अगर चाइना डिक्लाइन करता है, चाइना अपने आप को पैसिफाई कर लेता है, या कोई भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है जिसकी वजह से चाइनीज एग्रेशन रुक जाती है, तो उस केस में जो पेपर पे लिखी हुई बातें हैं वो वहां पर डाइल्यूट हुई कि नहीं। एग्जैक्टली होता क्या है,
इंडिया ने सिक्योरिटी ट्रीटी साइन की नेपाल, बांग्लादेश, रशिया इनके साथ में। तो 1950 की जो सिक्योरिटी ट्रीटी हमने नेपाल के साथ साइन की थी वो किसके लिए साइन की थी कि भाई चाइना जो है वो एग्रेसिव है, तिब्बत को तो उसने हड़प लिया, अब हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। अब आप देखो आज तो नेपाल और चाइना की इतनी रिलेशनशिप बढ़ गई कि इंडिया नेपाल का दुश्मन सा दिखाई देने लग गया है। तो अब उस ट्रीटी का कोई वैलिडिटी रह गई क्या? नहीं। दूसरी तरफ वहाँ के जो लीडर्स हैं नेपाली, वो तो ये कहते हैं कि भाई 1950 की जो ट्रीटी है वो तो इंडिया की हेजेमनी है, कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मतलब नेपाल का किंग था, तो दूसरी तरफ इंडिया का केवल सॉरी एक सेक्रेटरी था। तो कहने का मतलब ये था कि इक्वलेंट ट्रीटी थी ही नहीं। दोनों पार्टीज, जैसे आज नरेंद्र मोदी और उधर से केपी ओली आकर के मिले, फिर बाद में कोई ट्रीटी साइन करे तो बोले कि हम बराबरी की ट्रीटी कर रहे हैं, बट उस टाइम पे तो बोले जवाहरलाल नेहरू जी तो खुद तो आए ही नहीं थे, इधर बांग्लादेश के जो प्रीमियर थे और नेपाल के जो प्रीमियर थे वो थे मीटिंग में। तो पॉइंट ये आ जाता है कि ट्रीटी जो है आज कर ली आपने किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, तो वो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो डाइल्यूट हो जाए इशू ही। जैसे कि बांग्लादेश के साथ में हमने 1972 में हमने लिबरेट करा दिया बांग्लादेश को, फिर ट्रीटी साइन कर दी। ट्रीटी साइन करने के बाद में 1975 में जो मेन लीडर थे ना बांग्लादेश को लिबरेट कराने वाले, जिनका नाम था मुजीबुर रहमान, जो अभी शेख हसीना है उनके पिताजी थे, तो उनके साथ में हमने ट्रीटी साइन की। उनकी डेथ हो गई, उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको मार दिया गया, तो वो ट्रीटी वहीं कोलैप्स हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि बेस क्या है, किस बेसिस पे ये ट्रीटी साइन हो रही है। इंटरनेशनल रिलेशन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप आराम से डील कर जाओगे क्वेश्चन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल में कि 1971 में हमने मॉस्को के साथ ट्रीटी की। किस लिए की थी जी? कि कोई और थ्रेट ना आ जाए। उस टाइम पे तो हमें वॉशिंगटन का इशू था ना कि कहीं हम बीजिंग या वॉशिंगटन चाइना की हेल्प, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए ना आ जाए 1971 में, तो हमने रशिया को ले लिया सपोर्ट में। बट आज देखो, आज तो भाई बीजिंग और मॉस्को मतलब रशिया और चाइना दोनों की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्गर है कि वो दोनों यूएसए को कंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप देखो कंटेक्स्ट किस तरीके से क्विकली चेंज होते जाते हैं। तो अपन देखें कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है वर्ल्ड में जो कि इतना इंस्ट्रूमेंटल रहा हो जितना कि चाइना। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में। अभी तक अपन बात क्या कर रहे थे क्वेश्चन की, इंस्ट्रूमेंटल की, कि कितना एक्यूरेट रहती है फॉरेन पॉलिसी में। तो फॉरेन पॉलिसी तो वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। बट चाइना की जब बात आती है तो चाइना ने बहुत कैलकुलेटेड अपना एक तरीके से फॉरेन अफेयर को टैकल किया है। वो कैसे देखते हैं, देखो माओ के लीडरशिप में सोवियत यूनियन के साथ में चाइना ने अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिए थे। रीज़न बीइंग क्योंकि उधर से अगर हो क्या रहा था, मैं आपको पूरा सीन बताऊं। चाइना जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी थी एक तरीके से, जो अभी ताइवान की जो गवर्नमेंट है ना वो यहाँ पर रूल कर रही थी। तो माओ की लीडरशिप में कम्युनिस्ट एक साथ आते हैं और उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो वहां पर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था ना यूएसए यूएसएसआर में। अब अगर ताइवान की गवर्नमेंट को उखाड़ा है, ताइवान की जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ा है, तो वहां पर यूएस इंटरवीन करता है कि नहीं? इस चीज के लिए माओ ने सोवियत यूनियन से अपना एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम जब भी कुछ होगा तो लड़ाई एक दूसरे की दुश्मन को हम अपने तरीके से टैकल कर लेंगे साथ मिल करके। तो इस तरीके से माओ ने यूएसएसआर के साथ में अपनी एग्रीमेंट साइन की और तब जाकर के फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ा और वो बाद में एग्जाइल में भाग जाती है गवर्नमेंट अभी ताइवान में जो चल रही है वो, ठीक है। फिर बाद में चाइना का जो अभी करंट जो रूप है, कम्युनिस्ट फॉर्म गवर्नमेंट है जिसको अपन बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, वो 1949 में स्टैब्लिश होता है। अब चाइना जो है वो कोरिया से वॉर कर लेता है और कोरिया जो है उसको हेल्प मिलती रहती है किसकी? यूएसए की। तो ऐसे करके नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है चाइना और साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसए। तो 1950-53 में यूएसए के अगेंस्ट में है अभी तक भी। अब होता क्या है, यूएसए के साथ में जो ट्रीटी साइन हुई थी वो तो चाइना तोड़ देता है, यूएसएसआर के साथ में जो ट्रीटी हुई थी रशिया के साथ में वो तो तोड़ देता है 1960s में। अब यूएसए के क्लोज जाना शुरू हो जाता है क्योंकि अब एडवांसमेंट करना था। अब एडवांसमेंट में तो यूएसए ज़्यादा आगे था एज कंपेयर टू यूएसएसआर। तो ऐसे करके चाइना ने बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल वे के अंदर अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया है। तो आज आप अगर देखोगे तो चाइना जितना आगे है ना उसके पीछे इसकी फॉरेन पॉलिसी भी रही है, ट्रिकी फॉरेन पॉलिसी जिसको अपन बोल सकते हैं। तो माओ ने
एशिया में यूएसए के साथ में भी फिर अलायंस तोड़ना शुरू कर दिया। रीज़न बीइंग, क्योंकि देखो रशिया जो है वो तो चलो अब धीरे धीरे डिक्लाइन करने वाला था, रशिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, बहुत बहुत सारे कंट्रीज़ का कोलिशन था, बट चाइना को ज़्यादा थ्रेट था यूएसए का कि अगर हमें एशिया में खुद की हेजेमनी या खुद को पावरफुली स्टैब्लिश करना है तो हमें कैसे भी करके यूएसए से अलायंस ज़्यादा हम नहीं ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के यूएसए के साथ में चाइना ने अपने रिलेशनशिप तोड़ना शुरू कर दिए। और आज देखो रीजनल प्रीमेसी के अंदर आप देखोगे तो चाइना कहीं ना कहीं सबसे आगे है। ठीक है, तो इस तरीके से चाइना ने बहुत ही टैकल किया है अपने तरीके से। तो चाइना का तो अपन ने समझा, इंडिया का क्या इशू रहा है अभी तक फॉरेन पॉलिसी में वो अपन ने जानने की कोशिश की। बट होता क्या है, चाइना देखो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का तो सिंपल सा ये रहता है कि कोई भी रूलर बने पार्टी की जो गाइडलाइंस है उन पे काम करेगा। पर डेमोक्रेटिक इंडिया की बात करें तो हम ट्रांजैक्शनल इश्यूज़ पे बात नहीं कर सकते। हम जब कम्युनिटी की बात आ जाती है, ग्लोबल सिनेरियो की जब बात आती है, तो हम हमारे इंटरेस्ट के सोच के ही ये नहीं कह सकते कि भाई हम तो नहीं मानेंगे। हमें कई बार प्रेशर बनता है, जैसे एनजीओ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, ये भी तो प्रेशर क्रिएट करती है ना गवर्नमेंट के ऊपर। तो उस वजह से भी हम बिल्कुल ही ट्रांजैक्शनल रिलेशन नहीं बना सकते। तो दिल्ली और बीजिंग ये दोनों से हम हमारे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, आज अगर देखें तो थियोलॉजिकल बेसिस मतलब धर्मशास्त्र के आधार पे अगर हम हमारे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो आज के टाइम पे जो क्राइसिस देखे जा रहे हैं ना, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस, उनको हम कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आज कहीं ना कहीं टाइम है कि हम हमारी जो नेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको और एक्सप्लोर करें, पार्टनरशिप करें लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में और आगे बढ़ें, जिसमें कि क्वाड जो है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। यह आर्टिकल मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेसन फॉर रिकवरी। अभी रिसेंटली दो बैंकर्स, एक तो विरल आचार्य, एक रघुराम राजन, जो हमारे प्रीवियस मतलब पहले फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया है जिसका टाइटल है इंडियन बैंक अ टाइम टू रिफॉर्म। इंडियन बैंक्स जिनको कि अब टाइम आ चुका है रिफॉर्म करने का। जैसे कि आपको पता है एनपीए जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और रही सही में ये जब से कोविड-19 क्राइसिस आया, कोविड लॉकडाउन लगा है, तब से और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बैंकिंग सेक्टर को। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि अगर कोई भी कंपनी बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस केस में कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी आईबीसी आया हुआ है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, और वो अच्छा भी बहुत अच्छा परफॉर्म भी बहुत अच्छे से कर रहा है, जिसमें कि आप कंपनी की लेवल बाय लेवल टैकलिंग होती है कि आप किस लेवल पे हम मैनेजमेंट लेवल पे रिफॉर्म्स लेकर के आएँ, या थोड़ा बहुत और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो कंपनी रिवाइव कर जाएगी, या फिर जो एक कंडक्शन का जो एनवायरनमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर रिफॉर्म लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है इस पेपर के थ्रू कि रघुराम राजन और विरल आचार्य ने ये कहा कि भाई आप जो एआरसीज है ना, जिसको बैड बैंक भी बोला जा सकता है, बैड बैंक का मतलब जो कि एनपीएज को टैकल करने के लिए बैंक जो काम करेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। ठीक है, तो एआरसी जहां पर भी लिखा हुआ है उसका मतलब बैड बैंक आप समझना कि बैड लोन्स को टैकल करना। तो वो यहाँ पर अब रोल अच्छे से प्ले कर सकता है जब आईबीसी अपने पास में ऑलरेडी है। तो होता क्या है कि आईबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम, तो बैड बैंक्स जो हैं या फिर एआरसीज है ना, ये कोई भी रेजोल्यूशन अगर चल रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंडर में, तो वहां पर तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब वो किसी इक्विटी इन्वेस्टर के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हो। देखो एक तो इक्विटी होती है, एक डेट होता है। डेट का मतलब आप मार्केट से उधार ले रहे हो, उधारी के बेसिस पे काम हो रहा है। इक्विटी का मतलब आप उधार नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो भाई इन्वेस्ट कर, मतलब समझ रहे होंगे आप। डेट का मतलब तो होता है मार्केट से उधार लो, और इक्विटी का मतलब होता है कि भाई तू इन्वेस्ट कर दे, तू पार्टनर ही बन जा मेरा। ठीक है, तो से अगर कोई भी इक्विटी इन्वेस्टर है ना कोई भी कंपनी में जो कि अभी बैंक्रप्सी का सामना कर रही है, आईबीसी प्रोसीडिंग्स के अंडर में जा रही है, तो वहां पर अगर एआरसी जो है वो उस इक्विटी इन्वेस्टर का पार्टनर है ना, तो वहां पर अपना रोल प्ले कर सकता है अभी आईबीसी के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी तक क्या प्रॉब्लम आती है कि एआरसी का जो रोल था ना,
उसमें ये था कि आप डेट के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप उधार दे करके ही इनको रिकवर करा सकते हो। हमारे यहाँ पर एआरसी का जो प्रोविज़न है उसकी शुरुआत होती है 2000s में, जब नरसिम्हन कमेटी ने 1998 में, आपने बेसिक अगर पढ़ लिया है रमेश सिंह से या कोई सी भी बुक से, या फिर जो श्री राम आईएएस के नोट्स आते हैं इकोनॉमी के, वो आप पढ़ लो एक बार, तब ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि नरसिम्हन कमेटी 1998 में आई थी, और उसके पहले भी एक बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट भी आई थी, तो 2 नरसिम्हन कमेटीज स्टैब्लिश हुई थी। तो नरसिम्हन कमेटी 1998 वाले ने रिकमेंड किया था कि भाई जो एनपीए, जो कि इंडिया का पूरे बैंकिंग सेक्टर में 14.4%, आज का जो टाइम है ना उसके लगभग लगभग उतना एनपीए था उस टाइम पे, तो उसको टैकल करने के लिए एआर से स्टैब्लिश करने के लिए बोला था, ठीक है। और उसके लिए फिर बाद में सरफाइसी एक्ट भी आया था 2002 में, फिर एआरसी स्टैब्लिश भी किया गया था। बट हमारे यहाँ पर उस एआरसी मॉडल के बेसिस पे जब टैकल करने की कोशिश की ना एनपीए को, तो हमें इतना ज़्यादा कुछ अचीवमेंट या सक्सेस नहीं मिली। इसके लिए राइटर ये बोल रहे हैं कि एआरसी जो स्टैब्लिश किया गया था 2002 के लगभग, उसने परफॉर्म करना शुरू किया तो 2010 में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, जब बैंकों ने अपना पूरा 100% ये बताया ना कि भाई एनपीए हमारा ये है, तो उनमें से केवल रिकवरी 21.5% ही हो पाई। तो आप देख सकते हो क्वार्टर परसेंटेज भी नहीं पहुंच पाई थी ये एआरसी। और 2018 आते आते तो इसकी जो रिकवरी रेट थी एआरसी की वो केवल 2.3% ही रह गई। तो यहाँ पर राइटर जो मेन जो कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे लेके आ रहे हैं ना, वो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर एआरसी को केवल डेट में पार्टिसिपेट करने का अलाउ किया हुआ था, इस वजह से वो प्रॉपरली नहीं फंक्शन कर पाई जो उनका टारगेट था। तो यहाँ पर जो पेपर है ना वो ये सजेस्ट करता है कि भाई आप इक्विटी में इन्वेस्ट कराओ। होता क्या है, जैसे कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या कहीं किसी वजह से वो फेल हो रही है, पैसा नहीं लौटा पा रही है जो लोन उन्होंने लिया हुआ है, तो वहाँ पर हमें कंपनी को सॉरी पैसा लगवाओ बेड बैंक से, एआरसी से, और पैसा लगवा करके और एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दो। और एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करेंगे तो इंसॉल्वेंट कंपनी को सॉल्वेंट बना दोगे, मतलब अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी बना करके जो प्रीवियस जो कंपनी है उसको हैंडओवर कर दो और उनसे अपना परसेंटेज ले लो कि भाई हमने हमारा काम कर दिया। तो ये काम होता है अपना कि ये एआरसी कंपनीज कैसे काम करे। बट यहाँ पर जो पेपर है ना रघुराम राजन जी का, ये विरल आचार्य जी का, तो इन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बोली है कि भाई आप ये जो रिफॉर्म लेकर के आना चाह रहे हो, तो इस रिफॉर्म में एक चीज़ ये करो कि एआर से स्टैब्लिश करो, बट उसको इक्विटी में भी पार्टिसिपेट करवाओ कि भाई आप स्टेक होल्डर्स बन जाओ उसके अंदर। अभी तक तो क्या था, इक्विटी जो आईबीसी के अकॉर्डिंग क्या नॉर्म है कि इक्विटी में जो पार्टिसिपेट करेगा उसका पार्टनर अगर एआरसी है तो ही वो इंसॉल्वेंसी या फिर जो भी रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं या फिर अपन जो कंपनी को रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं डेट में से, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्यों ना फिर एआरसी को ही सीधा वहां पर इक्विटी में इन्वेस्ट करा दो, ये एक अपने आप में अच्छा काम हो सकता है। और इसके लिए 1980s 1990s का अमेरिका का अपन एक्सपीरियंस भी यूज़ कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने लिबरल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी इस तरीके की इक्विटी फंडिंग को। हेज फंड्स जो होते हैं ना, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइडिया के अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं या लोग इंडिविजुअल्स हैं, वो आकर के पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो इनको बोलते हैं हेजिंग, हेज फंड, ठीक है। तो इस तरीके का इशू, इस तरीके का जो इशू अमेरिका ने फेस किया था, उसी तरीके का डिस्ट्रेस आज हमारे इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं, इसी तरीके की परेशानियों का हमारी कंपनियां भी सामना कर रही हैं, तो वहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर राइटर ये बोलते हैं कि 3 तरीके से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। पहला तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ढूंढते हैं, दूसरा एनबीएफसीज के बेसिस पे काम करते हैं, और तीसरा एआरसी के थ्रू रिवाइवल होता है कंपनीज का। अब बात ये आती है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू अगर वो करते हैं तो यहाँ पर तो इक्विटी है जो है वो कुछ लिमिटेशंस का सामना करती है, मतलब जो इन्वेस्टर्स है ना वो एक लिमिट से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, वो उनको ज़्यादा कुछ इतना फ्रीडम नहीं रहती, क्योंकि सरफाइसी एक्ट जो होता है ना उसकी वजह से, सरफाइसी एक्ट ऑफ 2002, उसकी वजह से वहाँ पर लिमिटेशंस हैं। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बेसिस पे तो वो सीधा काम नहीं कर सकते। अगर एनबीएफसीज के बेसिस पे आप जाओगे तो एनबीएफसीज तो वैसे ही ऑलरेडी एनपीए के चारों तरफ घिरी हुई हैं, क्योंकि वो बैंक से ही तो उधार लेती हैं, और बैंक के लिए वो अगर लोन, जैसे IL&FS का नाम सुना होगा, वो क्या थी, एक एनबीएफसी तो थी,
तो इस वजह से ये तो ऑलरेडी परेशानी का सामना कर रही है। तो तीसरा फिर बचता है एआरसी, जिसको अपन बेड बैंक बोलते हैं, कि भाई इनको भी अब इक्विटी में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दो, जिससे कि ये आने वाले टाइम पे जो भी हम इकोनॉमिक क्राइसिस अभी देख रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन जो डिस्ट्रेस्ड है, उसको हम रिजॉल्व करने में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेस अगर अच्छे से परफॉर्म कर जाएंगे तो इकोनॉमी अपने आप ही परफॉर्म कर जाएगी। तो एक ये इनोवेटिव आइडिया उन्होंने दिया है विद लॉजिक। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू।